हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अबेर राउत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं जो डेली बेसिस पे क्लास को वॉच करते हैं, जितने भी एजुकेशनल चैनल पर अपडेट किए जाते हैं, आप सबकी कॉमर्स क्लासेस मैं करा रहा हूँ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। एंड देन आप लोग के एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे सर एग्ज़ाम कब तक होगा। आप लोग का एग्ज़ाम लगभग जून जुलाई तक जा रहा है, अभी कोई अपडेट नहीं है। जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होगा, धीरे धीरे तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। कंप्लीट अपना प्रिपरेशन करते रहिए। आप लोग का 3 ही सब्जेक्ट है, जो कॉमर्स है 65 मार्क्स, यूपी स्पेशल है, यूपी करंट है, यूपी स्पेशल यूपी करंट एक ही में आएगा, एंड देन आपका कंप्यूटर हो गया। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मैथ रीजनिंग कुछ है ही नहीं, अच्छे से पूरा फोकस कर डालिए, समय बहुत है, अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए आप सबकी बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स को लेकर बहुत सारे उनके माइंड में डाउट रहते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, थ्योरी कहाँ से पूछी जाएगी। आप लोग का तो सिलेबस जारी भी किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। इनकम टैक्स में कितना पढ़े, जीएसटी में कितना पढ़े, ठीक है। ऑडिट में जो जो चैप्टर मेंशन है कितना कितना हम पढ़ ले पूरा, कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व कर ले कि हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो। तो मैं आप सभी से बता दूं, आप लोग की जो क्लासेस है यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की नए सिरे से क्लासेस चल रही हैं। आप सभी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की मिनिमम चार्जेज में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी क्लासेस आपको कराई जा रही हैं, ठीक है। या तो बैच की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 15 फरवरी से नया बैच है बिल्कुल, और ये डेली मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू होता है। थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी कराया जाता है। बैच के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ओके। तो चलिए आज की यहाँ क्लास में हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग से। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है ऑडिट से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप देखिए, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑडिट नोटबुक, ठीक है, में शामिल होता है। ऑडिट नोटबुक में क्या क्या आपका शामिल होता है। ऑडिट नोटबुक कंटेन आपका वेरियस डेट्स ऑफ रेफरेंसेस। सबसे पहले ऑडिट नोटबुक होता क्या है। ऑडिट नोटबुक, तो ऑडिट नोटबुक पहले आप जानिए होता क्या है। जैसे देखिए, कोई कंपनी है, कंपनी में सभी फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप किसे अपॉइंट करते हैं। आप अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं, लेखाकार को अपॉइंटेड करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी में। अब इसने अकाउंटेंट ने अपनी जो रिपोर्ट दी, फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी को, अब ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एफआर है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्या हम कंपनी के अकाउंटेंट पे पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि इसने जो रिज़ल्ट दिया है हमें, फाइनेंशियल रिज़ल्ट जो इसने तैयार किया है, क्या ये ट्रू एंड फेयर है। क्योंकि ये चीटिंग भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है ना। अगर फ्रॉड करे तो इससे मिस्टेक भी हो सकता है ट्रांजैक्शन को लेकर। रिपोर्ट बनाते समय भी इससे कुछ गलतियां हो सकती हैं, देखिए। देखिए ये मानव कार्य है, ह्यूमन वर्क है, इसमें बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं डेली बेसिस पे। तो इसके भी रिपोर्ट में कुछ फॉल्ट हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, या चीटिंग फ्रॉड भी कर सकता है कंपनी के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसने जो भी रिपोर्ट दिया है फाइनेंशियल रिपोर्ट में, उन सभी का हम वेरिफिकेशन वैल्यूएशन करते हैं। एसेट्स, लायबिलिटी, लिक्विडिटी, इक्विटी कितना कंपनी का है, सब वेरीफाई हम करते हैं, सभी का वैल्यूएशन करते हैं। तो इसको करने के काम काम कौन करता है, इसको करने का काम ऑडिटर करता है, ठीक है। ऑडिटर करता है, जो कंपनी का अंकेक्षक होता है, लेखा परीक्षक होता है, ठीक है, जिसे हम ऑडिटर कहते हैं। इसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के सदस्यों द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। तो ये जब पूरी तरीके से अपॉइंट हो जाता है तो ये भी अपना काम करने से पहले एक प्लान बनाता है, डिसीजन लेता है, प्लान बनाता है, एक बुक अपना पूरी तरीके से तैयार करता है कि मुझे किस किस डेट में कौन कौन सा काम करना है, ठीक है। वाउचर्स को कब हमें चेक करना है, वैल्यूएशन स्टॉक का कब करना है, सारी चीज़ें, सारी बातें ये रिकॉर्ड करता है। और वो उस बुक का नाम क्या होता है, ऑडिट नोट बुक, ठीक है, ऑडिट नोट बुक, ठीक है। समझ में आया ऑडिट नोटबुक क्या होता है। तो ऑडिट नोटबुक में यहाँ पे आपका डी आंसर सही होगा। इसमें सभी चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं। वेरियस डेट्स ऑफ रेफरेंसेस, किस किस डेट में किस रेफरेंसेस पे हमें वर्क करना है, काम करना है, ठीक है। डिटेल ऑफ वर्क डन, कौन कौन सा वर्क हमें किस किस डेट में पूरा कर देना है, ठीक है। ऐसे कंपनी के एसेट्स को हमें कब तक वेरीफाई कर देना है। ट्रांजैक्शन जितना भी हुआ है, जितना भी ट्रांजैक्शन करते समय वाउचर्स जो बना हुआ है, उस वाउचर्स को सभी ट्रांजैक्शन से वेरीफाई कब कब करना है, सारी चीज़ें। एंड नोट्स रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें आपकी शामिल होती
है, स्पष्टीकरण आदि की आवश्यकता, आइटम नोट्स। तो ऑडिट नोटबुक और भी देखिए डिटेल में। ऑडिट नोटबुक जो आपका होता है आमतौर पर ऑडिट प्रक्रिया के दौरान ऑडिटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक क्या है, बुक कीपिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग दस्तावेज को संदर्भित करता है। ठीक है, एक बुक कीपिंग है जो रिकॉर्ड बुक कीपिंग को संदर्भित करता है। बुक कीपिंग समझ रहे हैं, जैसे बुक कीपिंग में क्या, जितना भी हमारा जो ट्रांजेक्शन रहता है हम जिसको रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, वो हमारा जनरल होता है, प्राइमरी बुक्स होती है। फिर इन सभी जनरल के आधार पर हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। ये सारा चीज़ों तीनों मिलकर किस में आता है, बुक कीपिंग में आता है। सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, सभी के अलग अलग बुक्स बनाना, फिर लेजर के बनाना, सभी बुक्स के अकाउंट को बनाना, ये सब बुक कीपिंग में आता है। ठीक है, या ऑडिट प्रक्रियाओं, निष्कर्षों, टिप्पणियों, निष्कर्षों के दस्तावेजीकरण के लिए एक व्यापक रूप से भंडार के रूप में काम करता है ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक पूरी तरीके से ऑडिटिंग प्रक्रिया में जवाबदेही, पारदर्शिता, सटीक बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्लियर है ऑडिट नोटबुक आपका होता क्या है, समझ में आया या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक आंतरिक लेखा परीक्षक है, मतलब इंटरनल ऑडिटर आपका कौन होता है? इंटरनल ऑडिटर क्या यह कंपनी का टेम्परेरी एम्प्लॉय होता है, परमानेंट एम्प्लॉय होता है, या सैलरी बेसिस पे जो काम करता है, डेली वेजेस पे जो काम करता है, डेली वेजेस पे जो काम करता है, या आपका नन ऑफ दिस? तो एक कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होता है। परमानेंट एम्प्लॉय, देखिए कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है। कभी कभार क्या होता है, जो कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है, इन्हें ही ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर लिया जाता है कंपनी के। ठीक है, और ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट वेल प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं जो आपके ऑडिटर होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, कंपनी के सदस्यों द्वारा, शेयर होल्डर्स द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर आपका पूरी तरीके से राइट है। ओके, मतलब एक आंतरिक लेखा परीक्षक एक पेशेवर व्यक्ति होता है। ठीक है, पेशेवर, एन इंटरनल ऑडिटर इज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब एक आंतरिक लेखा परीक्षक एक पेशेवर व्यक्ति होता है जो किसी संगठन के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, शासन प्रथाओं की प्रभावशीलता, मूल्यांकन और सुधार करने के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, और कौन से इसके पॉइंट में और भी जानेंगे। आंतरिक लेखा परीक्षक जो होता है किसी भी संगठन के भीतर ये काम करते हैं जिसमें वे ऑडिट कर रहे हैं, मतलब इन्हें ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जाता है, तो कंपनी में ऑडिट का वर्क करते हैं, सभी फाइनेंशियल रिपोर्ट को ये चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एंड बाहरी लेखा परीक्षकों के विपरीत ये स्वतंत्र होते हैं। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, अगर उन्हें अपॉइंट किया जाता, ठीक है, तो उन पर कुछ बाउंडेशन होता है कंपनी की तरफ से, लेकिन ये कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं तो इन्हें काफ़ी लिबर्टी मिली होती है, काफ़ी फ्रीडम इन्हें मिला होता है, जो अपनी पूरी तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर से पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और संगठन के बाहर से काम पर रखे जाते हैं। ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं कंपनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हम वाउचिंग क्यों तैयार करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ट्रायल बैलेंस तैयार करना, टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, नियमित जांच करने के लिए, कंडक्ट रूटीन चेकिंग, या थर्ड ऑप्शन है लेन देन की प्रामाणिकता और अधिकार सत्यापित करने के लिए, मीन वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, या वाउचर्स की जांच करने के लिए, मीन चेकिंग ऑफ वाउचर। ठीक है, तो वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वाउचर्स की जांच करने के लिए हम वाउचिंग की जांच करना, वाउचर्स की जांच करना ही आपका क्या होता है? वाउचिंग होता है। ठीक है, वाउचर्स क्या होता है ये भी ज़रा समझिए। जैसे डेली बेसिस पे हम अपने बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 लाख का मैंने सामान खरीदा, ठीक है, तो जिससे हमने सामान खरीदा वो मुझे क्या देगा? वाउचर देगा। वाउचर मीन्स एक रसीद, या जितना माल आप सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का आपने सेल किया, तो आप अपने कस्टमर को सेलिंग वाउचर देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है, आपका सप्लायर आपको परचेज वाउचर देगा कि नहीं देगा? मतलब एक रसीद होता है, बिल होता है। ठीक है, यही होता है वाउचर। सभी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम अपने जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल मतलब प्राइमरी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन्हीं वाउचर्स के हेल्प से हम रिकॉर्ड करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसके एवज में वाउचर या रसीद ये जारी किया जाता है। ठीक है, यही होता है आपका वाउचर। और इन जितना भी हमारे कंपनी में ट्रांजैक्शन हुआ है
पूरे एक साल में, उसको हम वेरीफाई करते हैं। उसी को ही हम क्या कहते हैं, वाउचिंग कहते हैं। वेरीफाई क्यों करते हैं, क्या 1 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, 1 लाख हमारी बुक में शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट में शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, तो उसको हम पूरी तरीके से क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ओके या तो यही होता है आपका वाउचिंग। तो वाउचर्स को पूरी तरीके से चेक करना ही आपका क्या होता है, वाउचिंग होता है। ओके वाउचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, द मेन पर्पज ऑफ वाउचिंग इज टू कंफर्म एंड सर्टिफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इन एन ऑडिट। मतलब वाउचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, लेखा परीक्षक में, ठीक है, वित्तीय दस्तावेज में जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लेन देन के लिए जो भी दर्ज किया गया आंकड़ा है, ठीक है, पुष्टि है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब जितना भी ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में, उसको पूरी तरीके से उसको वेरीफाई करना, सर्टिफाई करना, प्रमाणिकता मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को पूरी तरीके से क्लियर करना, सर्टिफाई करना ही वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ओके या अब वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसको पॉइंट वाइज हम थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका कंफर्मेशन ऑफ प्रूफ, प्रमाण की पुष्टि के लिए हम वाउचिंग का हेल्प लेते हैं, ठीक है, वाउचिंग करते हैं। मतलब कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी, कंपनी की कितनी इनकम है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम वाउचिंग अपने कंपनी में करते हैं, ठीक है। सभी वाउचर्स को चेक करते हैं, सभी वाउचर्स को वेरीफाई करते हैं। ओके तो ये आपका हो गया। मतलब यह प्रमाणित करने में सहायक होता है कि जितने भी हमारे वित्तीय दस्तावेज हैं, जितने भी लेन देन हुए हैं, जितनी भी लेन देन की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो रुपए पैसे से लेकर हो या एक्सपेंसेस हो हमारी, चाहे हमारी इनकम हो, चाहे हमारे एसेट्स हो, ठीक है, उनको प्रमाणित करने का काम करता है, ठीक है। वाउचिंग के हेल्प से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। घटना की पुष्टि, इवेंट वेरिफिकेशन, मतलब इट इज़ हेल्पफुल इन इंश्योरिंग दैट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आर जेन्यून। मतलब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में, मतलब अगर हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, लेजर में रिकॉर्ड किया है, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो पूरी तरीके से जेन्यून है, असली है, हमने ऐसा तो नहीं अपनी तरफ से ही लिख दिया है, जेन्यून है, क्या वो ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है बिजनेस में। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए भी हम वाउचिंग करते हैं, ठीक है, एज पर नॉर्मल बिजनेस। दिस इज़ हेल्पफुल इन रिजेक्टिंग एनी अनऑथोराइज और इलीगल ट्रांजेक्शन, ठीक है। या वाउचिंग जो होता है किसी भी तरह से अनधिकृत और गैर कानूनी लेन देन को पूरी तरीके से अस्वीकृत करने में मदद करता है। मतलब जितना भी लीगल ट्रांजैक्शन होता है वो सारी चीज़ें वाउचिंग के हेल्प से क्लियर हो जाती है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन इलीगल है और कौन सा लीगल है। ओके थर्ड है आपका वाउचिंग फॉर कंप्लीटनेस। मतलब वाउचिंग इज हेल्पफुल in ensuring that all transactions that need to be included in accounting record that have been included correctly। मतलब जितना भी हमारे रिकॉर्ड में, मतलब हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में जितना भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया वो सही ढंग से किया गया है कि नहीं किया गया। सही ढंग से मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया गया है कि नहीं किया गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब अगर आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल में जितना माल बिका है, 2 अप्रैल में कितना बिका है, 3 अप्रैल में कितना सामान बिका है, ठीक है। सीरियल वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम डेली बेसिस पे अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो डेली बेसिस अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज 1 अप्रैल का जितना माल हमने बेचा है उसको हमने रिकॉर्ड किया, फिर हम 10 अप्रैल का रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर हम फिर वापस आ रहे हैं 3 अप्रैल का रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर हम 20 अप्रैल का रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर हम 5 अप्रैल का, ऐसे नहीं। मतलब सीरियल वाइज हमने रिकॉर्ड किया है कि नहीं ट्रांजैक्शन, इन सबको या लेन देन के छूट अवरोध रोकने में मदद करता है। दिस हेल्पफुल प्रिवेंट ट्रांजैक्शन। मतलब जितना ट्रांजैक्शन हुआ है क्या उसको रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं रिकॉर्ड किया गया। नहीं रिकॉर्ड किया गया या कोई भी ऐसा मिस्ड हो गया है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय, उसको पूरी तरीके से ये रेक्टिफाई करता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सत्यापन की पुष्टि मतलब आपका वैलिडेशन ऑफ कंफर्मेशन। दिस इज हेल्पफुल इन ensuring that the receipt entered in a financial document are entered correctly and are entered in correct category। मतलब यह सुनिश्चित करने में सहायक होता है वाउचिंग कि जो हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, वित्तीय दस्तावेज हैं, उसमें जितना भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया गया है, रसीदें सही रूप से दर्ज की गई हैं कि नहीं। जैसे हम जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो बिल नंबर जो हमारा होता है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वाउचर्स का जो नंबर होता है उन सभी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ठीक से दर्ज की गई हैं कि नहीं दर्ज की गई हैं। ओके ऑफिशियल पुष्टि, ऑफिशियल वेरिफिकेशन।
मतलब वाउचिंग जो हेल्प करता है इंश्योर सुनिश्चित पूरी तरीके से करता है कि जो ट्रांजेक्शन आर एज पर द ऑर्गेनाइजेशन टर्म एंड कंडीशन, जितना भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो कंपनी के संगठन के नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया है कि नहीं किया गया है। कंपनी की बहुत सारी सभी कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी होती है, ठीक है, अलग अलग अकाउंटिंग करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं सभी कंपनियों के, ठीक है। कोई कंपनियां होती हैं जो साल भर पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं, कोई कंपनी होती है जो हाफ ईयरली आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं, उन्हें 6-6 महीने पे अपना कंपनी का एक्चुअल पोजीशन पता करना रहता है, ठीक है। तो सभी कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी होती हैं, तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। तो ये ऑफिशियल वेरिफिकेशन में भी वाउचिंग आपका काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, जेन्यूननेस एंड फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन, कंपनी में अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, अकाउंटेंट फ्रॉड कर रहा है या कंपनी का कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें वाउचिंग के हेल्प से पूरी तरीके से क्लियर हो जाती हैं और जितना भी फ्रॉड होता है ये सब पकड़ में आ जाता है, ठीक है। वाउचिंग स्कोप रिकॉर्ड इंक्लूड एड्रेस ऑफ स्टेक रिजर्वेशन और टू हेल्प इन्वेस्टर्स, मतलब वाउचिंग यह सुनिश्चित करने में सहायक होता है कि जो लेन देन हमारा हुआ है वो किसी भी संगठन के कानून और नियमों का पालन नहीं करता है। मतलब सभी कंपनी की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है और यह ऑर्गेनाइजेशन के कानूनी और कॉरपोरेट ऑपरेशन मिलाने में मदद करता है। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूएशन इज अ बेस ऑफ, वैल्यूएशन किसका आधार होता है, मूल्यांकन किसका आधार होता है। देखा, वेरिफिकेशन का, सत्यापन का आधार होता है, मार्केटिंग का मतलब विपणन का आधार होता है, इंटरनल चेकिंग मतलब आंतरिक जांच का आधार होता है, या वाउचिंग प्रतिज्ञा का आधार होता है, ठीक है, वाउचिंग प्रतिज्ञा करना। देखिए वैल्यूएशन जो होता है इज द बेस ऑफ वेरिफिकेशन, सत्यापन का आधार ही मतलब वेरिफिकेशन आपका, इसका बेस ही आपका क्या होता है, वैल्यूएशन आपका होता है। मूल्यांकन का आधार ही आपका क्या होता है, सत्यापन होता है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मूल्यांकन क्या है इसको भी जरा आप समझिए, वैल्यूएशन है क्या। देखिए मूल्यांकन जो होता है किसी भी परिसंपत्ति, मतलब जो वैल्यूएशन जो हमारा होता है ये रिफ़र करता है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल वैल्यू और फेयर मार्केट ऑफ एसेट्स, मतलब किसी भी कंपनी की जितना भी फाइनेंशियल वैल्यू है, ठीक है, फाइनेंशियल वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ है, कितना कंपनी किसी का उधार है, या कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कंपनी के पास कितना करंट एसेट्स है, कंपनी के पास कितना फिक्स एसेट्स है, या कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर हो रहा है, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज़ है, कंपनी के पास कितना बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एनी अदर आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट, ये सभी कितना है और इनका फाइनेंशियल वैल्यू इनकी कितनी है, या मैं कह सकता हूँ मार्केट वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का स्टॉक कंपनी के पास है, कंपनी का नेट एसेट्स कितना है, ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से या फाइनेंशियल वैल्यू के हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, वैल्यूएशन से करते हैं, ठीक है, इन सभी का वैल्यूएशन हम करते हैं मार्केट वैल्यू और फाइनेंशियल वैल्यू के आधार पे, ठीक है। कितनी इनकी मतलब हमारे पास अगर एसेट्स है कंपनी के पास तो कितना है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं वैल्यूएशन के हेल्प से, ठीक है। इन सभी का वैल्यूएशन किया जाता है, इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। एंड इन्वॉल्व यूजिंग अ वेराइटी ऑफ मैथड टेक्निक अप्रोप्रिएट टू असेस वैल्यू ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन रेलिवेंट फैक्टर और एजम्पशन, ठीक है। बहुत सारी मान्यताएं होती है, तकनीक होती है, दृष्टिकोण होती हैं, ठीक है, जिसके आधार पे हम इन सभी का वैल्यूएशन करते हैं। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब देखिए ये जितने भी आपके कॉमर्स एग्जाम होते हैं ये हमेशा क्वेश्चन आपका डाल दिया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाई, एक कंपनी में एक ऑडिटर भी होता है, दो ऑडिटर्स भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ देखिए ऑडिटर और ऑडिटर्स दोनों यहाँ पे है। तो ये कभी डाउट में रहिए कि डाउट में मत रहिए कि कंपनी में सिर्फ एक ही ऑडिटर होता है, एक से दो भी हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी के ऊपर ये डिपेंड करता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने लोगों को वो कंपनी में ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करें। तो कंपनी के जो प्रथम लेखा परीक्षक होते हैं या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मैं अभी शुरू से अंत तक बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, निदेशक मंडल द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है। कंपनी के जो ऑडिटर्स होते हैं ये आमतौर पर कंपनी की वार्षिक बैठक में, मतलब जो कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, जब कंपनी की एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग जब कंपनी की होती है तो उसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर्स रहते हैं और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है कि किसे ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करना है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में? ये शेयर धारक मतलब कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी के जितने एम्प्लॉई हैं, यही सब मिलकर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य होते हैं। ठीक है, यही लोग डिसीजन देते हैं कि कंपनी में ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति कब करनी है, किसको किसको करनी है, ठीक है, कौन एलिजिबल है इसके लिए, कितने लोगों को करना है, यही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो अधिकांश न्यायिक क्षेत्र कंपनियों के लिए वित्तीय विवरणों की जांच और रिपोर्ट करने के लिए हम क्या किसको नियुक्त करते हैं? ऑडिटर्स को नियुक्त किया जाता है और ये कानूनी आवश्यकता है। देखिए कानूनी आवश्यकता क्यों है, मतलब यहाँ पर इन मोस्ट ज्यूरिडिक्शन इट इज़ लीगल रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि सरकार ने भी कह रखा है कोई भी कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी सभी कंपनी के पूरी टोटल नेट टैक्सेबल इनकम पर सभी कंपनियों के, चाहे जैसी कंपनी हो, ठीक हो, स्मॉल स्केल वाली कंपनी है, लार्ज स्केल वाली कंपनी है, गवर्नमेंट को तो क्या चाहिए? टैक्स चाहिए कंपनी की टोटल इनकम पर, क्योंकि कंपनी को गवर्नमेंट क्या ट्रीट करती है? इंडिविजुअल ट्रीट करती है, एक व्यक्ति मानती है, उसकी इनकम पे कंपनी की इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, तो सरकार भी कहती है कि आप हमें अपना सही सही डेटा बताइए, टोटल कितना आपका टर्नओवर हुआ है पूरे साल भर के अंत में, ठीक है, कितनी आपकी इनकम है। तो गवर्नमेंट ने भी क्या रखा है कि आपको ऑडिटर की नियुक्ति करनी है अपने कंपनी में। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कानूनी रूप से लीगल होता है। ओके, समझ में आया आपको? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऑडिट से आते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिटेल में क्लासेस आपकी चल रही हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं, बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ये सभी एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आया है आपको? कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।